नरेंद्र मोदी को न नेता मानते हैं, न अमित शाह को नेता मानते हैं। वजह क्या है इसकी? ये देश को बचाने वाला मोदी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? राम जी की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत है। मीम मटेरियल मोदी जी को आप लोग विश्व गुरु को मजाक समझते हैं। क्या ये सच है कि यहाँ के तमिलनाडु के सब लोग राम के विरोधी है? तो पूरे देश को ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी भिखमंगा समझती है, फिर इसका मतलब? अभी फ्री बस में ट्रैवल करने वाले को भिखारी बोलते हैं। निर्मला सीतारमण महिलाओं को भिखारी कह रही है। स्टेट प्रेसिडेंट को उनके अपने बूथ पर ये कोट मिला। हमें ये कहते हैं कि भारतीय जलसा पार्टी। मुसलमानों को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है? भगवान बाहर भाग जाएगा। मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, तमिलनाडु का नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आज आप सबको वणकम। मैं चेन्नई में हूं, तमिलनाडु की राजधानी। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये तस्वीर इस मुल्क के महानायक पेरियार की तस्वीर है, जिन्होंने एक बड़ी वैचारिकी दी इस देश के दलितों के हक में, पिछड़ों के हक में, सताए हुए लोगों के हक में, औरतों के हक में और उन लोगों के हक में जो चाहते हैं कि उनके स्वाभिमान को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी तरीके से आहत नहीं किया जाना चाहिए। तो आज जब मैं तमिलनाडु में हूं और चेन्नई में हूं, 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है कि कम से कम तमिलनाडु में खाता तो खुले। जी हां, अब की बार 400 पार। लेकिन सवाल ये कि तमिलनाडु में कितना? अभी तक भारतीय जनता पार्टी तरसती रही है तमिलनाडु में कि एक सीट मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दौरा करते हैं तमिलनाडु का, कभी चीन के किसी मेहमान के लिए, तो कभी किसी तीर्थ यात्रा के लिए, तो कभी किसी और वजह से। लेकिन राजनैतिक जमीन भारतीय जनता पार्टी की खोखली है। क्या इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ आएगा? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ आएगा? या फिर से उसके हाथ में लगेगा तमिलनाडु से अंडा? और ये मैं जब अंडा कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि वाकई यह भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी, आरएसएस की वैचारिकी, उसकी आइडियोलॉजी को तमिलनाडु के लोग क्यों खारिज करते रहे। क्योंकि बहुत पैसा लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में, बहुत सारे लोग खड़े करने की कोशिश की। आप जानते भी होंगे, निर्मला सीतारमण तमिलनाडु से आती हैं, लेकिन उनको राज्यसभा किसी और राज्य से भेजा जाता है। इसी तरीके से एस जयशंकर, बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो भी तमिलनाडु से आते हैं। लेकिन दो इतने बड़े मंत्री, एक विदेश मंत्री, एक वित्त मंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कुछ हासिल नहीं कर पाती। लेकिन 2024 में तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। कितनी सीटें मिलेंगी भाजपा को? और क्या तमिलनाडु के लोग नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानने को तैयार है? नेता मानना छोड़ दीजिए, क्या उनको स्वीकार करने को भी तैयार है? और अगर नहीं तैयार है तो क्यों नहीं तैयार है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो हमारे साथ एक खास मेहमान है। आप इसको आर्टिकल 19 इंडिया का एक विस्तारित स्टूडियो समझ सकते हैं, एक्सटेंशन स्टूडियो आप समझ सकते हैं। मैं यहां मेहमान की हैसियत से नहीं, शायद मेजबान की हैसियत से बैठा हुआ हूं और मैं होस्ट कर रहा हूं इस शो को। ये चेन्नई का स्टूडियो है, बहुत शानदार। हमारे साथ एक खास मेहमान है जो तमिलनाडु की राजनीति पर, तमिलनाडु के सोशल सिस्टम पर और तमिलनाडु की वैचारिकी पर, एक सामूहिक वैचारिकी पर, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क पर बहुत तगड़ी और बहुत पैनी नजर रखते हैं। हम स्वागत करते हैं मकलनंद का, और वो आरएनसी एक यूट्यूब चैनल है, उसके प्रमुख है। आरएनसी का मतलब होता है डिफेंस, रक्षा। तो किससे रक्षा करनी है, किसकी रक्षा करनी है, क्यों रक्षा करनी है, यह भी अपने आप में सवाल है। तो मकलनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के स्टूडियो में, आर्टिकल 19 इंडिया के अपना ही स्टूडियो है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि तमिलनाडु में भाजपा का भविष्य क्या है? तमिलनाडु में भाजपा का कभी पास्ट टेंस में भी कुछ नहीं था, प्रेजेंट में भी कुछ नहीं है और भविष्य में तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वी हैव अ हिस्ट्री
ऑफ पेरियार, पेरियार का लेगेसी है। जब तक पेरियार का लेगेसी यहाँ पर स्ट्रांग है तो बीजेपी का कभी यहाँ पर भविष्य नहीं है। और बहुत तरीकों से रजनीकांत को कुछ सालों पहले they had posted, रजनीकांत इज ऑलरेडी अ सुपरस्टार इन तमिलनाडु, मगर वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि रजनीकांत के थ्रू पेरियार का इमेज डेमोलिश की जाए। अच्छा, रजनीकांत बीइंग अ सुपरस्टार एक तुगलक नाम का एक मैगजीन के एनुअल फंक्शन में बोले कि पेरियार हैड स्लैप्ड स्लीपर ऑन राम एंड व्हिच डिड नॉट हैपन। 1972 में एक रैशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। वो कॉन्फ्रेंस में कोई संघ परिवार के लोग, किसी ने जूते वहां से फेंके। जूता ये लोग नहीं लेके गए, इट वॉज अ रैशनल कॉन्फ्रेंस, एथिस्ट कॉन्फ्रेंस, मगर वो जूते फेंके पेरियार के ऊपर। पेरियार के जो मूवमेंट वाले ने राम के ऊपर जूते नहीं फेंके, मगर मिस से इंटरप्ट किया गया कि राम के ऊपर, राम के फोटो के ऊपर जूता फेंका गया। और ये रजनीकांत ने, मगर वो जब इलेक्शन का समय था, वो इलेक्शन में डीएमके, द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, सबसे ज्यादा सीटें मिले, जबकि तमिलनाडु के 38 आउट ऑफ 39 नो असेंबली, अच्छा असेंबली बहुमत मिली। अभी बात यह है, क्या ये सच है कि यहाँ के तमिलनाडु के सब लोग राम के विरोधी है? नहीं, सब बहुत सारे राम भक्त हैं, बहुत सारे शिव भक्त हैं, बहुत सारे विष्णु के भक्त हैं। 99% यहाँ के बिलीवर है जो भगवान को मानते हैं। मगर अच्छा, ये मकरंदन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 90% से ज्यादा लोग बिलीवर हैं तमिलनाडु में। भारतीय जनता पार्टी मंदिर की राजनीति करती है, वो अयोध्या की राजनीति करती है, काशी मथुरा की राजनीति करती है, और जहां धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी डीप रूटेड है रिलीजन की चीजें, वहां के लोग भाजपा को न पार्टी मानते हैं, नरेंद्र मोदी को न नेता मानते हैं, न अमित शाह को नेता मानते हैं। वजह क्या है इसकी? क्योंकि यहाँ के लोग भगवान को मानते हैं। भगवान का मानना यह है कि भगवान हमें रक्षा करते हैं। यहाँ के लोग का यह मानना नहीं कि भगवान को हमें रक्षा करना चाहिए। अच्छा, सिंपल सी बात है। अच्छा, नरेंद्र मोदी की आजकल ये नहीं मानते कि वो भगवान को रक्षा करने के लिए आदमी की जरूरत है। कैसी बात कर रहे हैं आप? राम जी की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत है। एक पोस्टर वायरल आपने देखा था, राम की उंगली पकड़ के नरेंद्र मोदी अयोध्या के मंदिर। लोग ये नहीं मानते हैं। सी, भगवान का मानना इसीलिए कि भगवान हमें रक्षा करे, समस्या से बाहर निकाले, अपने जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने की कोशिश करे, इसीलिए भगवान के पास जाते हैं। यहाँ के लोग ये नहीं मानते भगवान को हमें रक्षा करनी चाहिए। सिंपल सी बात, भक्ति इस ढंग से है। और दूसरी बात, पेरियार बीइंग एन एथिस्ट, वो एथिस्ट थे, मगर एथिस्ट ऐसे नहीं कि जन्म से एथिस्ट थे। 1925 में एथिस्ट मतलब जिसका ईश्वर में विश्वास न हो, नास्तिक। मगर वो जन्म से नास्तिक नहीं थे। उन्होंने कहा, वो तो काशी भी गए थे पूजा करने के लिए। काशी भी गए थे। पहले उनका जो पत्रिका, कुडियरस नाम का एक पत्रिका था, वो पत्रिका में वो लिख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो भगवान है, भगवान हमें रक्षा करे। ये पेरियार का स्टेटमेंट है। 1925 उनका जो पहली पत्रिका है, उनका लेख है ये। उन्होंने कहा कि ये सब पिछड़े लोग हैं, दलित है, उनको मंदिर के अंदर जाने दो। तो किसी ने कहा नहीं, ये जो संप्रदाय के अनुसार उनको अंदर जाने देनी नहीं चाहिए। फिर संप्रदाय को हक लो, हटा दो उनको, लोगों को जाने दो। फिर किसी ने कहा नहीं, भगवान का कहना है। तब जाके भगवान नाम का जो आइडियोलॉजी है उस पर अटैक करने लगे। यहाँ के लोग तिरुपति भी जाते हैं, शिव के मंदिर भी जाते हैं, इवन श्रीरंगम भी जाते हैं। श्रीरंगम टेम्पल है, शिव का टेम्पल नहीं, विष्णु का टेम्पल है। वो टेम्पल के अंदर जाते समय बाहर पेरियार का एक स्टैचू है, मंदिर के बाहर। वाह। मगर यहाँ का जो भक्त है उनको ये पता है कि हम अब अगर मंदिर जा रहे हैं तो पेरियार की वजह से, ये अपना ग्रैंडफादर है, इसी ने हमें मंदिर जाने का एंट्री लेके दिया। भले वो कुछ भी बोले, अपने घर पे वो जो बड़ा कुछ भी रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि एक पेरियार की वजह से यहाँ कभी जो कट्टर हिंदुत्वा फोर्स है वो कभी मेन पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो पाया? पेरियार एक बहुत अहमियत हिस्सा है, ये सच है। मगर यहाँ के जो धरती का जो पॉलिटिक्स है,
वो पहले से ही अगर किसी ने कहा तो मंदिर में नहीं आना चाहिए, तू नीच जात का है, तो अपने आप यहाँ पे एक जैसे ये फोटो में तिरुवल्लुवर है, वो 2000 साल पुराने हैं, उन्होंने भी पेरियार के ढंग से तब सवाल किए, फिर बाद में वल्लला रहे, उन्होंने भी सवाल किए। ऐसे बहुत सारे एक परंपरा है जो जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने वाले परंपरा है। उस परंपरा में ये पेरियार जो है एक माइलस्टोन है। पेरियार पहला आदमी नहीं है, तो ये माइलस्टोन जो इतने सालों से ये जमीन को जो फर्टाइल किया है, इसी वजह से अगर वो आके बोल रहे कि भगवान को रक्षा करना चाहिए, आ जाओ, तो लोग नहीं जाते हैं। इंडिया भर में दंगा वगैरह हुआ था 92 में, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के समय में, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इट वॉज साइलेंट। अब ये बताइए कि निर्मला सीतारमण भारत की बहुत बड़ी मंत्री है, एक बार डिफेंस तमिलनाडु की नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री है, और तमिलनाडु के लोग उनको मंत्री नहीं मानते। हाँ, शायद वो तमिलनाडु को मंत्री नहीं मानती है। तमिलनाडु अगर एक फ्लड आ गया तो कुछ वहां से सेंट्रल से, यूनियन गवर्नमेंट से कुछ पैसे मांगते हैं, तो शी से अभी कुछ 2 दिन पहले अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे, कुछ आपको हेल्प करे, तो हेल्प नहीं है, वो भिक्षा है। क्या 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 निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि अगर सरकार आपको कोई रिलीफ दे रही है फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से, तो एक्सेप्ट मत करना। हाँ, क्योंकि वो हेल्प भीख को, देना जैसा है, क्योंकि वो भीख देना है। तो नरेंद्र मोदी इन किसानों को भीख दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना के जरिए लोगों को भीख दे रहे हैं जो 1 लाख रुपए की बात करते हैं, युवाओं को भीख देने की बात करते हैं। तो पूरे देश को ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी भिखमंगा समझती है फिर इसका मतलब? हाँ, एक तरफ लोगों को एक्चुअली भिखारी समझते हैं लोग। सिर्फ इसी बात नहीं, कुछ दिनों पहले इन्हीं के पार्टी के यहाँ के एक एक्ट्रेस खुशबू, उन्होंने भी सेम शब्द यूज किया कि अगर गवर्नमेंट तुम्हें कुछ 2000 रुपए दे रही है हेल्प टू वुमेन, उसको खुशबू ने भीखा। खुशबू कहने के बाद 2 दिन के बाद निर्मला सीतारमण भी यही करे, रिलीफ मेजर्स, कुछ भी हेल्प। यहाँ के जो औरतें बाहर जा रही हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री बस, अभी फ्री बस में ट्रैवल करने वाले को भिखारी बोलते हैं लोग। फिर तो महिलाओं को भिखारी कह रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को सुविधा मिल रही है। तो निर्मला सीतारमण महिलाओं को भिखारी कह रही है, बाढ़ के प्रभावितों को भिखारी कह रही है, जिनको भी मदद मिल रही है सब भिखारी है इनकी नजर में। तो इनको एक्चुअली तमिलनाडु का जो भावना है, जो फीलिंग है, उससे वो कनेक्टेड ही नहीं है। इसीलिए उनको केंद्रीय मंत्री तो बन गई, मगर यहाँ से नहीं। शी इज फ्रॉम तमिलनाडु, मगर यहाँ से इलेक्टेड नहीं है वो। अच्छा, आपको पता है उनको इस बात पर बहुत घमंड है कि वो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था, हाँ, जब प्याज महंगा हुआ तो उन्होंने कहा जी मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। वही यहाँ के सिर्फ निर्मला सीतारमण नहीं, यहाँ के जो ब्राह्मणिकल लोग जो बात करते हैं, कुछ दिनों पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्कीम अनाउंस किए थे, बच्चे बहुत खुश थे। मगर अगले दिन उन्हीं के सपोर्ट, बीजेपी सपोर्टिंग एक डेली है न्यूज़पेपर, जिसका नाम है दिनमलर। उन्होंने फर्स्ट पेज में लिखा कि मिड डे मील स्कीम आ गया, तो बच्चे खा पी कर टॉयलेट भर रहे हैं। अच्छा, ये कहा कि बच्चों को खाना दे रहे हैं तो बच्चे उसके लिए टॉयलेट भर रहे हैं। उनकी समझ में ये आता है कि स्कूली बच्चों को अगर आप ब्रेकफास्ट दे रहे हो तो इसका न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है, उनके नीड से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि वो खाते हैं और फिर वो जाकर टॉयलेट भरते हैं। इतना अब्यूसिव कमेंट्स, जो आम बच्चे, जो गरीब है, जिनके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, सिर्फ एक पार्टी विच इज अगेंस्ट देयर विल, अगेंस्ट देयर आइडियोलॉजी, जो डीएमके ने अगर इम्प्लीमेंट किया, तो वो लिखते हैं कि ये लोग खाते हैं और टॉयलेट भरते हैं। सेम वैसे निर्मला सीतारमण इज बीइंग सपोर्टेड। यही नहीं, निर्मला सीतारमण ने और कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि अगर पैसे ले जाते हो, मंदिर जाते हो, मंदिर में हुंडी के अंदर पैसा मत डालो और कहीं डालो। मतलब जो प्रीस्ट है, पुजारी को जो प्लेट है उनको दे दो। अच्छा, ये कमाल की बात है। अच्छा, मैंने सुना कि यहाँ जो हुंडी का पैसा है उसको सरकार मैनेज करती है। सरकार जस्ट देखभाल करती है, सुपरवाइज करती है। वो पैसा और कहीं नहीं जाता है, वो पैसा पूरा मंदिर के निर्वाह के लिए जाता है और किसी भी स्कीम के लिए जाता है।
समझो एक मंदिर कोई स्कूल चलाता है, कॉलेज चलाता है, उसके लिए जाता है, वो पैसा तो वो निर्मला मंदिर, सीतारमण कह रही है कि इसको डिफाई करो हाँ, और आप सीधे जाकर पुजारी को दे पुजारी दो। को दे दो, ताकि पुजारी के प्लेट में गिरने वाला पैसा जो है ना, वो कभी इनको भीख नहीं लगता। मगर आम जनता जो फ्लड के वास्ते जो नष्ट हो गया, उनको प्रॉपर्टी चला गया, तो रिलीफ मेशर को उनको निर्मला सीतारमण ब्राह्मण है। एविडेंट वो ब्राह्मण है, निर्मला सीतारामन ब्राह्मण है। और इसके पहले जो दिनमलर मैगजीन, इट इज रन बाय अ ब्राह्मण ग्रुप, तो उनका थॉट प्रोसेस वही है। एस तो इसके जयशंकर भी मैंने सुना कि हाँ ब्राह्मणी है। एक्चुअली ये तमिलनाडु का जो फील है स्वाभिमान का, सेल्फ रेस्पेक्ट का, उनके खिलाफ है। इसीलिए अभी अगर मोदी जी यहाँ पर उनको 1 सीट 2 सीट चाहिए, तो सिंपल सी बात है, he should learn to respect the self respect of the तमिलनाडु people, जो स्वाभिमान लोग हैं। ये लोग ये जताना चाहते हैं कि तुम्हें स्वाभिमान नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 1920s में पेरियार ने बाकायदा एक आंदोलन चलाया और उसका नाम था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो बात क्या करता था? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट फ्रीडम की बात करता था, और फ्रीडम का मतलब उसमें सबसे ऊपर रखा गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको बता दें, तब देश आजाद नहीं हुआ था। देश आजाद होने से कम 20-22 साल पहले की बात है, संविधान नहीं बना था। तब सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेन लिबर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट में जब पेरियार बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, नौकरी करने का अधिकार होना चाहिए, शादी करने का अधिकार होना चाहिए, तलाक का अधिकार होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए और संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। ये 1920 में ये यहां तमिलनाडु में पेरियार कर रहे थे, और 1927 में तमिलनाडु में पहली बार रिजर्वेशन लागू होता है, जो उत्तर भारत में जाकर 50 साल बाद ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में हम लोगों ने सोचा। मगलनम, आप एक बात बताइए। 1 मिनट, हाँ। एक इंटरवेंशन। महिलाओं की संपत्ति की बात कर रहे थे। पूरा अखा भारत में विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स देने का पहला मूव तमिलनाडु से हुआ, और कहीं पे नहीं था, पहली बार। और इतनी हद तक पेरियार गए, बोले कि अगर महिलाओं को पढ़ना है, अगर उसके बीच में वो जो बच्चे को गोद में लेना, वो क्या बोलते हैं उनको, गर्भ स्थान, प्रेग्नेंट होती है महिला। हाँ, अगर वो जो काम है, अगर आपको बच्चे पालने का काम पूरा अपने लाइफ चला जाता है, बच्चा पैदा मत करो, पढ़ो। एक बाप की तरह उनसे बात किया उन्होंने, तुम अपने ख्याल देखो, पढ़ो, दुनिया देखो, जाओ, एक रानी की तरह रहो, किसी के गुलाम नहीं। क्या बात है? यही शब्द उन्होंने, रानी की तरह जीना चाहिए तुम लोग। कोई आदमी तो ये बात तो आरएसएस को क्यों नहीं चुभेगी? आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग और भाजपा आरएसएस के जो सपोर्टर्स हैं, वो तो ये कहते हैं कि हिंदुओं को, मतलब वो महिलाओं को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री समझते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, 8 बच्चे पैदा करो, 2 मंदिर को दे दो, 2 साधु को दे दो, 1 अपने आप पाल लो, समाज का काम है। वो तो महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा देखने को राजी नहीं। अब एक बात बताइए, इसमें और एक भी एडिशनल है। अभी जैसे पेरियार ने ये कहा कि डोंट बी ए बच्चा प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। अभी उसी के वजह से धीरे धीरे यहाँ पे जो इतना सारा 4 बच्चे 6 बच्चे पैदा करने का जो इक्वेशन जो है वो कम हो गया। तमिलनाडु इज बीइंग प्रोग्रेसिव, कंपैरेटिवली वुमेन हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देती है। ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ जो है कर्टेल किया है, कंपैरेटिवली वुमेन हेल्थ सब जरा आगे है ह्यूमन इंडिकेटर्स में। अभी ये सुनने आ रहा है कि बीजेपी इसके खिलाफ डिलिमिटेशन ले आ रही है। हमारी जो 39 सीट्स है वो भी थोड़े दिनों में कम हो जाएगी। हम लोग ने महिलाओं को, हम लोग मतलब ऐसे तमिल सोसाइटी पेरियार जो महिलाओं के अधिकार के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में, दुनिया को देखने का जो विस्तार सोच के बारे में जो पेरियार ने सोचा, उसी वजह से वी आर बीइंग ट्रीटेड बैडली। अपना हमारा रिप्रेजेंटेशन कम की जा रही है। अभी ये होना बाकी है, लेकिन ऐसी चर्चा हो रही है और इसको लेकर बहुत कंसर्न्ड है तमिलनाडु के लोग। इस ये बार बार बात बाहर आती है। अब मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु के लोग, साधारण लोग, आम नागरिक, उनके बारे में क्या राय है? कैसे सोचते हैं? कैसे लीडर है? मीम मटेरियल। मीम मटेरियल। मोदी जी को आप लोग विश्व गुरु को मजाक समझते हैं।
मजाक, तमिलनाडु में विश्वगुरु मजाक ही है। अभी आप मुझसे पूछने के बगैर एक ऑटो वाला यहाँ पे जो जाने वाले, एक ऑटो वाले से बात किया जिसमें पूरा ऐसा पट्टी टीका वगैरह त्रिपुंड लगाए हुए हो। टीका लगा हुआ था। उसने पूछा मुझे मोदी पसंद नहीं है। मतलब क्यों, आप तो इतने भक्त लग रहे हो। बोला मैं भक्त हूँ, मैं भगवान से पूजा करता हूँ, मोदी से नहीं। मोदी जी ने ये किया है कि आम जनता कोई व्यापार करे, वो ये देश को बचाने वाला मोदी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग संपत्ति पैदा कर रहे हैं, हम लोग देश को बचाते हैं। ये मोदी और उनके संघ परिवार है बीजेपी, वो दंगा फसाद करके हमें नॉर्मल डे टू डे बिजनेस करने से रोक रहे हैं। ये एक ऑटो वाले ने कहा। एक ऑटो वाले ने कहा। इसीलिए मोदी नहीं चाहिए। तुम लोग अपने आप, तुम कुछ भी राजनीति करो, उधर ही रहो दिल्ली में, यहाँ पे मत आओ। हम लोग देश को बचा सकते हैं। हमारा इतना तक कहा, मुझे प्राइम मिनिस्टर कौन है, यूनियन ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, उससे भी परवाह नहीं था अभी तक। मगर मोदी आने के बाद ये सब जानने को मुझे मजबूर की जा रही है। जो लोग हमारे आम जो डे टू डे लाइफ है उस पर इंटरव्यू कर रहे हैं। ये एक ऑटो वाले ने कहा। मगर नॉर्मली ऑटो वाले से पूछें, पूरा गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ। वो इसलिए कि उनका लाइफ बहुत मिसरेबल किया जा रहा है डे टू डे। और आम जनता ये सोचती है कि मोदी जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो हमारे बारे में मोदी के बारे में ये कहते हैं कि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं। मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, तमिलनाडु का नहीं। ऐसे मतलब साधारण लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि मोदी अभी मोदी को राज पे आकर कम से कम 10 साल होने आ रहा है। नहीं हो गए 10 साल हो गया है। एक बच्चे को हम अगर स्कूल में भर्ती करते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है, 10 साल में कोई भी भाषा, हिंदी हो, तमिल हो, मराठी हो, कोई भी भाषा सीख लेता है। मोदी 10 साल यहाँ पे आ रहे हैं, वो बोल रहे कि हमें माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मैं तमिल नहीं सीख पाया। ये 2014 से लेकर अब 2024 तक यही बोल रहे हैं। अगर कोई समझदार आदमी उसके पास मोडिया कोई भी आके बोले 10 साल से मैं तुम्हारे भाषा से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर में 2-3 शब्द तिरुकुरल हो या कोई भी शब्द हो वो दी जाती है, वही मैं पढ़ पाता हूँ, ये बोल के अगर तमिलनाडु में आके 10 साल कोई आदमी रोता रहा है, सिर्फ आदमी नहीं, बड़ा आदमी नहीं, कोई बच्चा अगर बोले 10 साल में मुझे ये भाषा आता ही नहीं, मुझे सीखने को बहुत दर्द होती है, तो बच्चे को क्या करेंगे? बच्चे का ग्रास्पिंग पावर के बारे में क्या कहेंगे? आप लोग क्या मतलब ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सीखने की क्षमता कम है? हाँ, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस सीख सकते हैं मगर तमिल नहीं सीख सकते 10 साल में। तो तमिलनाडु के लोग उनको मजाक समझते हैं। नरेंद्र मोदी को क्यों मजाक समझते हैं? क्योंकि वो बाय हार्ट तमिलनाडु से कुछ कनेक्टेड नहीं है। तिरुवल्लुवर जो है हमारा प्राइड है, तमिलनाडु का प्राइड है। ही वाज अ रिनाउंड पोएट। तमिलनाडु नहीं, पूरे देश के ही प्राइड है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी संत कवि तिरुवल्लुवर। बहुत संत कवि तिरुवल्लुवर को यहाँ से वो कहते हैं कि एक बीजेपी एमपी आया करते थे यहाँ पर। सडनली दे गॉट फॉन्ड ऑफ तिरुवल्लुवर का स्टैचू वगैरह ले गए वहाँ वाराणसी में, ऐसे कचरे की तरह फेंके रखे थे, जिसके बारे में मोदी का एक भी कमेंट नहीं था। यही मगर जब भी तमिलनाडु में आते हैं, बनारस में उन्होंने तमिल संगम किया, आपको पता है? हाँ, तमिल संगम रखते हैं वो सिर्फ इसीलिए, वो कहना चाहते हैं कि काशी और यहाँ के एक गांव जो है काशी संगमम, काशी से और यहाँ पे एक जगह, वो दोनों जगहों को मिलाने का एक वोट के लिए कुछ नाटक की जा रही है, वो तमिलनाडु लोग समझते हैं। अभी भी के लोग ये समझते हैं कि इसके पहले बीजेपी के जो भी नेता था, he used to talk on ब्राह्मणिकल लैंग्वेज। अच्छा, अभी सडनली अन्नामलई एक ओबीसी कम्युनिटी से एक आदमी को यहाँ पे रखा गया। इसके पहले एलमुरुगन थे, ही वाज फ्रॉम एससी कम्युनिटी। ये अन्नामलई है ओबीसी कम्युनिटी से। अभी ओबीसी को लाने के बाद वो ओबीसी वाला वो रिजर्वेशन के खिलाफ बात करता है, वेलफेयर स्कीम्स के खिलाफ बात करता है। अभी नॉर्थ इंडियन मीडिया में जाके वो कहते हैं कि 25% वोट यहाँ से आएगा। पूरा आम जनता जानती है कि बीजेपी जो यहाँ पर लड़ रही है, बीजेपी बोल सकती है कि हम चीन से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, मगर तमिलनाडु में बीजेपी जो है नोटा से भी कम है, नोटा को जीत नहीं पाए। तो यहाँ के पार्टी जो रूटेड है, डीएमके हो एडीएमके हो, उनसे वो लोग लड़ ही नहीं पाते।
इट इज लाइक एक इंडिपेंडेंट पार्टी होती है, इंडिपेंडेंट जो वो आमदार होता है उनकी तरह ही है बीजेपी। इवन तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट अन्नामलाई, उनके एक बूथ में ये वोट मिला उनको, सिर्फ एक वोट, एक वोट खुद के स्टेट प्रेसिडेंट को उनके अपने बूथ पर एक वोट मिला। आर यू श्योर? यस, ये वोट मिला, अरवा कुर्सी उस वहां पे एक वोट मिला। उतना ही बीजेपी को यहाँ के लोग मानते हैं, खुद के बूथ में। तो वो तो अपना ही वोट होगा। अब ये बताइए कि अलायंस, अगर अलायंस में जाती है चुनाव में अलायंस के साथ, अन्ना द्रमुक के साथ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होगा? अलायंस में हुआ तो फायदा बीजेपी को होगा, 2-4 वोटें ज्यादा मिलेगी। इसके पहले भी एडीएम के अलायंस में थे, अभी एडीएम के अलायंस, एडीएम के जो ग्राउंड कैडर्स जो है वो लोग को समझ में आया कि बीजेपी की वजह से हम कंटिन्यूसली हार रहे हैं। तो एडीएम के ग्राउंड कैडर्स दे आर अपोजिंग एडप्पाडी, जो एडीएम के जो चीफ है। अभी इसी वजह से कुछ तो एक फालतू कारण बोल के कि आप अन्ना के बारे में कुछ गलत बोल दिए, ब्रेक द अलायंस। अभी अलायंस ब्रेक करके सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि बीजेपी के साथ रहेंगे तो एडीएम के नहीं रहेगा, बचेगा नहीं। जैसे शिवसेना को तोड़ दिया गया, शरद पवार को पार्टी को तोड़ दिया गया, उसी तरह एडीएम को भी तोड़ दिया जाएगा, इसलिए एडीएम के बच के आ गया। इवन अमित शाह जो गृह मंत्री है, बहुत पावरफुल है, जैसे मोदी की तरह पावरफुल किया जा रहा है, वो अमित शाह साहब यहाँ पर आकर या दिल्ली में बैठ के भी बोले कि एक इंटरव्यू रिसेंटली बोले कि वी आर वेटिंग फॉर एडीएम के। जो इतना बड़ा पार्टी है, दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी, इतना सारा मेंबर्स है, दैट बीजेपी, दैट अमित शाह ही वो यहाँ पे एडीएम के लिए वेट कर रहे हैं। इवन एडीएम के में पावरफुल लीडर नहीं है अभी, जयललिता नहीं है, एमजीआर नहीं है, एडप्पाडी पळनिसामी है। अभी एडप्पाडी पळनिसामी लीडर इस तरह बने, शशिकला नाम के एक लीडर थी जो इनकी सहेली थी, जेल गई थी, हाँ जेल भिजवा गया, जो उसे ही तमिलनाडु समझती है। शशिकला हैड टू बी द लीडर, बीजेपी उनको जेल भेजने के बाद एडप्पाडी पळनिसामी को अपने हाथ में रखे। एडप्पाडी पळनिसामी नीचे टेबल के नीचे जाके वो उनका लीडर बने। अभी उस लीडर को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश किए, मगर एडप्पाडी पळनिसामी अपने सर्वाइवल के लिए वो अलायंस से बाहर भाग के आए। अभी तक एक शब्द एडीएम के जो अपर लीडर्स है वो लोग एडीएम बीजेपी के खिलाफ गाली दे रहे हैं, तुम्हारी वजह से हम हार गए करके ओपन फोरम में बोल रहे हैं। तो भी बीजेपी के नेता मोदी तक, नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए, ही वेंट टू कन्याकुमारी, ही प्राइज द लीडर्स ऑफ एडीएम के, एमजीआर एंड जयललिता। अभी वो करप्शन के खिलाफ बात करने वाले मोदी जी किसको तारीफ किए? जयललिता को। जयललिता वॉज A1 इन अ करप्शन केस। वो मर गए इसलिए वो जेल नहीं जा पाई, नहीं तो जेल जाती, बिकॉज शी वॉज A1। मगर यहाँ पे आकर भ्रष्टाचार का खिलाफ बोलने वाले मोदी जी जयललिता के फोटो को माला हार वगैरह चढ़ाकर बोले कि बहुत बड़े नेता है, क्योंकि दे आर डेस्परेट फॉर एन अलायंस। अगर एडीएम के अलायंस से मिला एक सीट भी नहीं मिलेगा। अगर एडीएम के अलायंस हुआ करता तो एक सीट, जो कन्याकुमारी में 1987 से लेकर दंगा फसाद करके दे हैव बिल्ड अ बेस। अभी वो बेस में भी अभी डाउट है, वो जीत नहीं पाएंगे अगर एडीएम के नहीं हो तो। बाय देमसेल्व्स तमिलनाडु में बीजेपी एक पार्टी तक गिनती नहीं होती है। बीजेपी की पार्टी नहीं है, मोदी जी एक नेता नहीं है, निर्मला सीतारामन, अमित शाह, कोई भी यहाँ पर नोटा के नीचे। अगर समझो मोदी सबसे बड़ा नेता है, मोदी खुद यहाँ पर तमिलनाडु में अगर इफ ही हैड टू कंटेस्ट तो भी उनको तकलीफ होगा, उतना ही उनका बल है यहाँ पर। मोदी खुद आए, तमिलनाडु में कोई भी सीट में रुके, अक्का तमिलनाडु के प्रोग्रेसिव या आम जनता सब लोग मोदी के खिलाफ वहां पे जाके प्रचार करेंगे, मोदी को हराएंगे। इतना नफरत उन्होंने खुद पैदा कर लिया मोदी ने। कैसे? एक स्टॉर्म आया था तो उसके वजह से वहां पर जो फिशरमैन कम्युनिटी है, अभी वो वहां पर यूपी में निषाद कम्युनिटी की बात करते हैं। राम मंदिर के बाद निषाद कम्युनिटी हमारा प्रिय है, राम को ये हेल्प किया वगैरह वगैरह। यहाँ पे कन्याकुमारी में आने के बाद वो स्टॉर्म में वो पूरे समुद्र में चले गए,
उनको ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर मांग रहे थे, हेलीकॉप्टर नहीं दिए मोदी जी आए एक हेलीपैड में उतरकर कन्याकुमारी के आसपास, वो रास्ते में किसी आम फिशरमैन किसी से मिले नहीं, सीधा गए एक फोटो एग्जीबिशन में लोगों का जो मरे गए वो जो फोटोज देके वापस चले गए और उनके लिए रिलीफ मेजर्स तक नहीं दिए। अभी वो रिलीफ मेजर न देने के बाद कुछ सालों बाद निर्मला सीतारामन भी वहां आई थी। वहां आने के बाद वहां आम जनता पूछ रही है एक हेलीकॉप्टर समुद्र में भेजो, एटलीस्ट देख के तो आओ कौन बचा है, कितना बचा है। अगर नहीं बचा तो चलेगा, एक बार हेलीकॉप्टर हमारे लिए एक बार भेज के तो देखो। निर्मला सीतारामन ना करके इनकार कर, हेलीकॉप्टर नहीं दिया, नहीं दिए, हेलीकॉप्टर नहीं ला सकते बोले। प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के विमान से घूमते हैं और उनके लिए हेलीकॉप्टर जहाज सब कुछ चलेगा, मगर जो आम फिशरमैन है उनके लिए हेलीकॉप्टर तक नहीं भेजे। वो ना बोली, वीडियो है अभी भी, लोगों को आम जनता से बात करते समय वो पूरे अहंकार के साथ बात करने का उनका बॉडी लैंग्वेज, वो ये अहंकार है ना, लोगों से बात करते समय कुछ तो तमीज से। मैंने सुना कि निर्मला सीतारमण को यहाँ के लोग बड़े प्यार से याद करते हैं, प्यार से आचार मामी कहते हैं। आचार बोल रहा मम्मी। हाँ, वो किस लिए बताने मुझे पर बोलते हैं। वो फोटो वगैरह डालती रहती है ना, अचार बनाते हुए, चटनी बनाते हुए, मुरब्बा बनाते हुए। अचार बनाती है, लहसुन नहीं खाती है, वो सब अलग बात है। मोदी यहाँ के रिलीफ मिशंस के लिए नहीं आते हैं। वो रिलीफ मिशंस के बारे में निर्मला सीतारामन कहती है कोई आपको रिलीफ मिशंस दे रहे हैं तो रिलीफ मिशंस नहीं है, वो बीक है। एस जयशंकर यहाँ आते हैं नहीं, उनको जानते हैं नहीं लोग। हमें पहली बार पता चला कि यहाँ से जयशंकर नाम का कोई बंदा है, वो जो जिसको मिनिस्टर बनाया जा रहा है कुछ काम के लिए। वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू जयशंकर, अच्छा, थ्रू मीडिया। यहाँ पे ग्राउंड में तो कुछ काम नहीं, लेकिन वो तो भाजपा तो ये मानती है कि ये एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करते हैं कैबिनेट में। वो साउथ को दिखाने के लिए। यहाँ के लोगों की उनको परवाह नहीं है। अगर समझो कि somebody who got elected directly through Tamil Nadu, they will have a representative, either MP, लोकसभा MP, राज्यसभा MP, एक भी नहीं है उनके लिए। अभी बोलने के लिए कुछ भी लोग। निर्मला सीतारमन नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन में वो। अभी भी निर्मला सीतारमन जो इंडिया इतना बड़ा देश का एक फिनेंस मिनिस्टर है, 10 साल का उनका 10 साल से कम उनका कैरियर है, वो आके अगर मैं इतना सारा उनका अचीवमेंट है, कोई भी यहाँ के काउंसिल में रुकेगी या इफ स्टैंड्स तो हार जाएगी। कोई भी आउट ऑफ 39 सीट्स निर्मला सीतारमन लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकती। नहीं जीत सकती। 39 में कितनी सीट मिलेगी भाजपा को? 0। उनको भी पता है। अभी नविका कुमार को या अपने अन्नामलाई जी वहाँ पे जाकर वो बोले कि 25% आएगा। अभी 25% के पहले यहाँ के एक मीडिया, पुदिया तलमुरे नाम का न्यू जनरेशन मीडिया, उन्होंने एक पोल वगैरह जो लेते सैंपल पोल्स, उन्होंने कहा कि 17% आएगा, 17% बीजेपी के लिए आएगा। मगर अन्नामलाई जी वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद नविका कुमार को चैलेंज किए, वी विल गेट 25%। इन बिटवीन में क्या हुआ, एक मार्केट गया हुआ एक एक्टर शरद कुमार नाम का, वो आ गया 17 से 25। इससे ज्यादा कुछ भी डिफरेंस, ये एक भी पार्टी उनके साथ अलायंस में नहीं है। एक शरद कुमार है, ही वॉज एन एक्टर। इसके पहले कभी एक बार डीएमके के साथ, एक बार एडीएमके के साथ जीते हैं, उनका कुछ भी। उसके बाद एक एसआरएम यूनिवर्सिटी के जो लीडर हैं, जो जैसे कह रहे हैं कि नीट इसीलिए लाया कि कैपिटेशन फीस कम करने के लिए, वो कैपिटेशन फीस इतना लाखों में लेकर, करोड़ों में लेकर, वो जो करोड़पति बन गए, वो एसआरएम यूनिवर्सिटी के पारीवेंदर, वो इनके अलायंस में है। और दूसरा एक बंदा है, वो कास्ट लीडर है, वो एक है। एक जीके वासन जो कांग्रेस के फैक्शन से एक आए, उनका भी कोई भी यहाँ नाम सीन नहीं है। इतना ही उनके पार्टी में अलायंस में भी लोग तो एक पार्टी जाने को तैयार नहीं है। क्या ये बात सच है कि भाजपा की जो यूनिट है तमिलनाडु में, उसके बड़े किस्से वायरल होते रहते हैं? हाँ, कभी कुछ व्हाट्सएप, कभी कुछ वीडियो, कभी कुछ अजीब अजीब सी बातें। हाँ, एक्चुअली तमिलनाडु के लोग जो है, उनको एंटरटेनमेंट की कमी बीजेपी की वजह से नहीं होती है। क्योंकि क्या फिर से बोलिए। एंटरटेनमेंट, अच्छा, अक्सर वीडियो रिलीज करते रहते हैं। अगर समझो एक समय, एक सीजन में एक सुपरस्टार का फिल्म नहीं आ रहा है या सुप्रीम स्टार का फिल्म नहीं आ रहा है, तो इनका अक्सर वीडियो, ऑडियो
अक्सर रिलीज होता ही रहता है। एक बंदा, उनका नाम है केटी राघवन। ये लोग पूजा पाठ की बात करते हैं, भगवान की रक्षा की बात करते हैं, भगवान की मर्यादा की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि राम के खिलाफ पेरियार फाइट किए। नाम बंदा का नाम है केटी राघवन फ्रॉम कांचीपुरम। उन्होंने ये किया कि एक पूजा करने का जो रूम होता है वहां पे बैठकर कोई औरत के साथ इन वीडियो है अवेलेबल ऑनलाइन में, केटी राघवन वीडियो बोलेंगे तो वीडियो मिल जाएगा। वो केटी राघवन क्या कर रहे हैं, इसके पहले वो वेल यात्रा, एक यात्रा इसीलिए कि जैसे नॉर्थ में कार्तिकेय बोलते हैं उस तरह यहाँ पे तमिलनाडु में मुरुगन शिव का बैठा करते हैं। वो भगवान का ये जो हाथ में रखने वाला ये जो डंडा है वो लेके वेल यात्रा कर रहे थे। उसी वेल यात्रा में ये केटी राघवन भी भाग लिए। वो केटी राघवन पूजा रूम में बैठकर कोई औरत से वीडियो कॉल में मास्टरबेट कर रहे थे पूजा रूम में। हाँ, पूजा रूम में, सामने पूजा रूम में सब भगवान वगैरह दिख रहा है। हाँ, तो भगवान को साक्षी मानकर कर रहे होंगे। समझो ये ऐसा हो गया, पूजा रूम में बैठ के आदमी ने ऐसा किया। पूजा रूम में कहीं पे भी हो, उनका प्राइवेट, अभी वो वीडियो रिलीज होने के बाद बीजेपी एटलीस्ट दे शुड हैव एक्सपर्ड हिम, पार्टी से बाहर भेजना चाहिए। पार्टी के तरफ से ये नोटिस आया कि प्रेसिडेंट अन्नामलाई उन्होंने कहा विल सेट अप ए कमिटी, एक कमिटी बिठाएंगे, कमिटी में पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कार्रवाई ली जाएगी। राइट, केटी राघवन भी यही कहा कि आई विल फेस द कमिटी। अभी क्या कमिटी लगाया गया, वो कमिटी में क्या कार्रवाई ली गई, क्या रिकमेंडेशन हुआ, कुछ बता नहीं। अभी कांचीपुरम कॉन्स्टिट्यूंसी का एक सुपरवाइजिंग पोजीशन में केटी राघवन वापस अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान से बड़ा है केटी राघवन, वो ब्राह्मण है। इतना कारण उनको सिंपल सी लगती है, इतना कारण सेटिस्फैक्टरी लगती है। भगवान या ब्राह्मण, बीजेपी ब्राह्मण को चूज करती है। तो भगवान के सामने बैठकर मास्टरबेट भी करे तो ब्राह्मण को लागू है। ये अकेला बात नहीं है। कुछ सालों पहले एक पुजारी प्रीस्ट, उनका नाम था देवनाथन। अच्छा। देवनाथन ने गर्भगृह में बहुत सारे औरतें उनसे सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए पकड़े गए मतलब कोई जाके पकड़ा नहीं, उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके फिर बाद में मोबाइल कुछ करप्ट हो गया, मोबाइल रिपेयर करने गए तो मोबाइल में से वीडियो लेके लीक हो गया। उसके बारे वो कोई पार्टी से संबंधित नहीं है, वो ब्राह्मण था। फिर बाद में उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ही इज फ्री, ही इज वर्किंग इन IT कंपनी नाउ। केटी राघवन बैक टू बीजेपी। अभी भगवान को रक्षा करने वाले जो आर्मी है, बजरंग दल हो, जैसे कर्नाटक में बोल रहे थे कि बजरंग की रक्षा करे, जय बजरंग बली बोल के वोट डाले। अभी तमिलनाडु के लोग कौन से ढंग से भगवान को मानने वाले, हर एक के घर पे पूजा का रूम होता है। अभी पूजा रूम पे जाते समय लोग क्या याद आएगा? या तो केटी राघवन याद आना चाहिए, भगवान याद आना चाहिए। हमें भगवान याद आता है, केटी राघवन याद नहीं आता है, इसलिए वो लोग नोटा के नीचे। सिर्फ एक ही चीज नहीं है, बहुत सारे ऑडियोज। एक पत्रकार था, वो पत्रकार को ये अन्नामलाई ने ही हैड हायर टू दी बीजेपी पार्टी। जेपी नड्डा के सामने शायद उनको पार्टी के अंदर लिया गया। जेपी नड्डा के साथ खुशबू एक्ट्रेस खुशबू, सब। वो बंदा पत्रकार के नाम पर बीजेपी के अंदर आने के बाद उसने ही केटी राघवन एंड को का वीडियो लिया। अच्छा। एक्सपोज किया, लिया, पता नहीं, और बहुत सारे वीडियोस, वो पार्टी का इतना सारा वीडियोस है, इतना सारा वीडियोस रिलीज। तो ये वीडियो लीक फैक्ट्री हो गई है। यहाँ पे वो बीजेपी एंटरटेनमेंट पार्टी है। हमें ये कहते हैं कि भारतीय जलसा पार्टी। अच्छा। बीजेपी का यहाँ पे नाम है भारतीय जलसा पार्टी, ऑडियो वीडियो पार्टी। क्योंकि इतने सारे वीडियो यहाँ पे, जस्ट गूगल करो बीजेपी वीडियो तमिलनाडु, कोई नेता का स्पीच नहीं मिलेगा। नहीं तो बीजेपी स्कैंडल तमिलनाडु बोलेंगे तो इतना सारा वीडियो आएगा। इतने सारा स्कैंडल चलता है। कोई RSS का बंदा है, नाम नहीं बोलेगा, वो एक RSS का बंदा है, उनसे बात हुई जो यहाँ, क्योंकि नॉर्थ में राम, केरला में अय्यप्पा स्वामी, बंगाल में काली, अभी तमिलनाडु में उनको एक भगवान चाहिए। राम से काम नहीं चल पा रहा है तो मुरुगन भगवान को ले ले।
उसके वजह से यात्रा चलने लगे। ये आया कि यात्रा के समय हर रोज 6 बजे के बाद जो महिला कार्यकर्ता है उनको सेवा करने के लिए, महिला कार्यकर्ता और जो मेल कार्यकर्ता है उनकी सेवा होगी 6 बजे के बाद। कौन सा सेवा? वो आरएसएस वाले ने कहा कि हम तो बहुत हॉनेस्ट थे उस समय, ऐसे काम नहीं करते थे, मगर ये लोग आके पूरा गंदगी कर। नए वाले अध्यक्ष ने तो शायद ये भी कहा कि दरवाजा जो है वो अन्नामले ने कहा कि मैं पार्टी में आने के बाद मेरा जो रूम है पूरा कांच से बना दिया, ट्रांसपेरेंट बना दिया। अगर कोई एक्ट्रेस भी आती है तो सब खुल्लम खुल्ला सबको पता चलेगा आई एम ए ट्रांसपेरेंट मैन। इसका मतलब ये हुआ तो इसके पहले ट्रांसपेरेंट नहीं था तो रूम के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता था। वो एक तरह से वो सेक्सुअली फॉरवर्ड पार्टी हो गया। वो यहाँ के लोगों को एक्चुअली हिस्सा जो है ये एक भी चीज अगर ये बीजेपी की पार्टी के नेता बनने के पहले अन्नामलई नीट के अपोज करते थे। अन्नामलई वॉज फॉर रिजर्वेशन। अन्नामलई कहते थे कि जैसे अभी मोदी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, सबसे बड़ा ओबीसी हूँ, उसी तरह अन्नामलई भी ओबीसी कहा करते थे, रिजर्वेशन चाहिए ये बोलते थे। वेलफेयर स्कीम उसके फॉर। तमिलनाडु हैज अनदर पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि मैं द्राविड़ हूँ क्योंकि मैं सबसे काला हूँ। ये सब अन्नामलई का स्टेटमेंट था। मगर वही अन्नामलई बीजेपी के आने के बाद यहाँ के ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने लगे। इनके यहाँ के जो भावना है ना, जो भी यहाँ से छीनी जाती है उसके आधार में बोलने लगे अन्नामलई। तो कोई भी आए उनका सिद्धांत बीजेपी के सिद्धांत से मिलता जुलता है तो लोग उनसे नफरत करते हैं। बात हमें इसीलिए यही डाउट है कि हम लोग इतना नफरत करने वाले पार्टी नॉर्थ के वजह से हमारे ऊपर अगर फोर्स की गई, वो डर है यहाँ के लोगों पर। अच्छा, ग्राउंड पे मुसलमानों को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है? भाई है, अपने रिश्तेदार समझते हैं। सिर्फ समझने की बात नहीं, यहाँ पे मंदिरों में जो भी प्रोग्राम्स होती है उनसे मुसलमान शामिल होते हैं। अय्यप्पा स्वामी के लिए यहाँ से निकलने वाले लोग, उनके लिए खाना या कुछ पानी वो सप्लाई करने का काम ये करते हैं। मुरुगन के लिए तीर्थ यात्रा जाते हैं, यहाँ के जो हिंदू धर्म को मानने वाले, मुरुगन को मानने वाले, उनके लिए रास्ते में पानी खाना ये सब रखने का काम मुसलमान लोग करते हैं। मदुरई में कल्लड़ागर एक भगवान है, बहुत बड़ा त्योहार होता है, अप्रैल में आएगा शायद। वहाँ पे भी मुसलमानों का पारंपरिक कुछ उनका काम है, कोई पंदर लगाना, ये सब मुस्लिम्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ के हिंदू मुसलमानों को टाइट नहीं करना चाहते? नहीं। मुसलमान जैसे एक बात बताता हूँ, 92-93 में मुंबई में झगड़ा हुआ था, ये बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के समय। वो झगड़े में हिस्सा लेने वाला वो बंदा मतलब गुंडा, उसे मैं अभी 1 साल पहले मुंबई गया था, मैं उससे मिला। वो तो मद्रासी है, मतलब तमिल है। उसको पूछा, आप ये तमिल मुसलमान हैं, उनके खिलाफ आप झगड़ा मतलब रायट्स वगैरह क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा कि ये अभी अपना ही आदमी है, यहाँ पे जात पात के वजह से जितना भी उनके ऊपर अत्याचार हुआ इसलिए यहाँ से वहां गया, ये तो अपना ही है। वकीलन, भाजपा कहती है कि मुसलमान जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के थे, मंदिर में उनका बचपन बीता। वो उत्तर भारत में ऐसे प्रेजेंट करती है कि एपीजे अब्दुल कलाम एक हिंदू की तरह थे, मंदिरों के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, वो अपने आप को दरअसल हिंदू मानने लगे थे, उसी कल्चर में वो रम गए थे। तो हर मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए, ये सुपर इम्पोज करती है भारतीय जनता पार्टी की इस थॉट को। ये थॉट प्रोसेस तमिलनाडु में कितना एग्जिस्ट करता है? एक्चुअली अब्दुल कलाम को सिंबल बताने का मतलब ये है कि यहाँ के जो मुसलमान जो है वो हिंदू के गुलाम बन के रहे। अर्थ वही होता है। यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था कि सबरीमला अय्यप्पा टेम्पल, यहाँ से जाने वाले भक्त जो है बाबर को प्रे करके फिर बाद में जाते हैं सबरीमला टेम्पल जाने के पहले। और दूसरा, यहाँ के हिंदुओं का और अनेक सवाल है। सवाल ये है, कुछ दिनों पहले चिदम्बरम नाम का एक जगह है, वहाँ पे एक शिव का टेम्पल है।
वो टेम्पल में जाने वाली एक औरत जो एससी थी, वो सिर्फ जाके शिव को पूजा करना चाहती थी। उसे गाली देकर, हक्कल कर, धक्का मार के मंदिर से बाहर निकाला गया और जात के नाम पर उनको गाली दी गई। कुछ महीने पहले, अभी कुछ सालों पहले, एक शिव का भक्त, पूर्ण भक्त, शिवनडियार कहते हैं, जैसे वहां पे जो काशी में है उसी तरह भक्त, उनको भी जाके पूजा करना था। वो ओबीसी थे, 1 ईयर कास्ट ओबीसी, उनको मार के बाहर भेजा गया। कुछ दिनों पहले पालनी मुरुगन टेम्पल, वो मुरुगन टेम्पल में एक स्तंभ होता है, उस स्तंभ को क्रॉस करके रिलीजन के बेस पे लोगों को अनुमति देनी चाहिए करके एक स्टेटमेंट आ रही है कोर्ट से। यहाँ पे बहुत सालों से लोग मान रहे हैं कि हमें ये भगवान का जो स्टैचू है उसे छूकर पूजा करने का एक अधिकार चाहिए। एससी ओबीसी का बहुत सालों से एक रिक्वेस्ट है। यहाँ के हिंदू धर्म के सपोर्टर्स, मतलब बीजेपी के सपोर्टर, हिंदू धर्म के सपोर्टर, बीजेपी के सपोर्टर्स, वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाकर एक कोर्ट किया। उन्होंने कहा कि एससी ओबीसी आदमी अगर मंदिर में जाके अगर उस स्टैच्यू को छुआ तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? क्या कहा रहेगा उन्होंने? अछूत हो जाएगा, वो भगवान बाहर भाग जाएगा। भगवान बाहर भाग जाएगा। हाँ, अभी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद जो 100 सालों से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का जो स्मेल जो है बाहर बाहर श्वास किए हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि तुम छूने से भगवान भाग जाएगा। जो मुझे कह रहा है कि तुम अछूत हो, तुम छूने से भगवान भाग जाएगा, वो हमारा सबसे पहला एक दुश्मन बन जाता है। कौन कह रहा है? बीजेपी के सपोर्टर्स। अभी तक जैसे कोयम्बतूर में एक शिवा टेम्पल है, वो शिवा टेम्पल में धीरन चिन्नामलई नाम के एक फ्रीडम फाइटर थे। वो फ्रीडम फाइटर किसके साथ अलायंस कर रहे थे? टिप्पू के साथ, टिप्पू सुल्तान के साथ। अभी भी वो शिवा टेम्पल में टिप्पू का सलाम की जाती है, अभी तक, आज तक। साईं बाबा टेम्पल डिमोलिश की जा रही है क्योंकि वो सो कॉल्ड हिंदू नहीं है। ये सब इनके खिलाफ। हम लोग मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, यहाँ का नॉर्मल है। मैं बाय सर्टिफिकेट मैं हिंदू हूँ। मैं रमजान के समय ये जो फास्टिंग है मैं किया हूँ, उससे मुझे वो सीन नहीं लगता है। सिर्फ मुझे नहीं, तमिलनाडु के हर लोग दे गेट पार्टिसिपेटेड म्यूचुअली। तमिलनाडु के मुसलमान सेफ हैं अभी तक। नॉर्मल मुसलमान की बात छोड़ दो, कोई भी हिंदू को जाके ये मुसलमान के खिलाफ बीजेपी बोलने वाले नरेशन अगर हम बताएंगे, अपने आप गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये अपना आदमी है, भाषा अपना बोलता है, अपने साथ रहता है, मेरा भाई है, और मेरे भाई को मारने का, मेरे भाई को हकलने का कोई बात करेगा, वो मेरा दुश्मन है। भाजपा ने यहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नैरेटिव बनाने की कोशिश किया। इसके पहले मैडम जयललिता, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, वो मैडम जयललिता ने 91 to 96, उसके पहले एमजीआर, जिस 2 जन को बीजेपी अपना मानती है, भले वो द्रविड़ियन पार्टी के लीडर्स कहा जाते हैं, अपने मानते हैं। अभी मोदी जी आके कन्याकुमारी में जिनका हार वगैरह चढ़ाया, वो दोनों जन ने ये काम पहले ही करने की कोशिश की है। EWS इम्प्लीमेंट करने की कोशिश एमजीआर जी ने किया, फिर बाद में वो हारने के बाद वो छोड़ दिए। मैडम जयललिता जी ने कोयम्बतूर में 98 के समय में जो झगड़ा हो उसका बेसमेंट डालने की कोशिश की। बाबरी मस्जिद के खिलाफ उनका स्टेटमेंट था। गोधरा के गुजरात राइट्स के खिलाफ, गुजरात राइट्स के इन फेवर, वो बोले कि गोधरा के बारे में कोई बोलता नहीं, गुजरात में मरने वाले जो माइनॉरिटीज, उनके बारे में उनको बहुत तकलीफ होती है, ये उनका स्टेटमेंट है। एक्चुअली बीजेपी के एक लोकलाइज वर्जन जयललिता थी। मकलन, आप कह रहे हैं कि यहाँ पेरियार बहुत डीप रूटेड है। लास्ट इलेक्शन में डीएमके की 39 में 38 सीटें आई थी, लेकिन इसके पहले तो अन्ना द्रमुक की 39 सीटें आई थी अलायंस में। हाँ, पेरियार रूटेड इसका है। मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट तो है, एग्जिस्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट है, पेरियार रूटेड है। पेरियार के खिलाफ तो इन्हें बोलेंगे, दे एक्ट एज इफ इट इज अ द्रविडियन पार्टी। पेरियार जो है, पेरियार के खिलाफ नहीं बोलेंगे,
अन्ना के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मगर दे हैव अ डुप्लीकेट असल की तरह नहीं होता ना, वो डुप्लीकेट इट वाज एडीएमके वाज एक्टिंग। उन्होंने भले उन्हें जीता है, जैसे 91 में जयललिता आफ्टर राजीव गांधी डिमाइस, राजीव गांधी के मरने के बाद वो जीत के आ गई, देन शी बिकेम ए लीडर। देन 2001 वो और कुछ काम करके वो जीत के आ गई। कॉन्फ्लिक्ट है जरूर, क्योंकि जैसे मैंने कहा 1971 में डीएमके मेजॉरिटी के साथ आए, फिर 1976 में इमरजेंसी के नाते डिसमिस की गई रूल, फिर बाद में बीजेपी के सिद्धांत वाले, ब्राह्मणिकल सिद्धांत वाले, उनको एक सवारी करने के लिए घोड़ा चाहिए था यहाँ पर, वो घोड़ा एडीएमके है। वो पहले से ट्रैवल करने की कोशिश करते आ रहे हैं, तो ये फाइट जो है वो 100 साल से चलते आ रही है। हमें इसलिए अभी बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना है तो वी हैव टू टेक सम पोजीशन। जैसे नॉर्थ इंडिया में एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुजन पॉलिटिक्स। बहुजन पॉलिटिक्स शुरुआत की थी मान्यवर काशीराम ने, और उन्होंने दलित, ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी सबको जोड़कर एक इक्वेशन बनाया और उसको नाम दिया बहुजन, और उस बहुजन समाज पार्टी भी बनाई। लेकिन जो बीजेपी का ग्रोथ है वो बहुजन समाज पार्टी से जो टूटे हुए, उत्तर प्रदेश में खासकर जो टूटे हुए लीडर थे, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, सोनेलाल पटेल और उनकी बेटी, ये सब टूट कर जो है वो भारतीय जनता पर, मतलब जो, और ये सब ओबीसी के लीडर्स थे, ओबीसी के बहुत सारे लीडर्स टूट कर चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उन्होंने एक नई सोशल इंजीनियरिंग खड़ी की ओबीसी को लेकर। अब बीजेपी क्लेम कर रही है कि ओबीसी तो हमारे पास है। क्या साउथ इंडिया में और पर से तमिलनाडु में इस द्रविडियन पॉलिटिक्स जब आप कहते हैं तो क्या उसमें एससी, एसटी और ओबीसी कंबाइंड है, या उसमें भी बहुत सारा बिखराव है? पहले से कंबाइंड ही है, एज फार एज मेरा अंडरस्टैंडिंग है, कंबाइंड है। ये बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग को डीएमके, द्रविडियन पार्टीज, द्रविडियन मूवमेंट 100 साल पहले ही कर लिए, अभी की बात नहीं। बीजेपी अभी सीख रही है, नॉर्थ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे 69% रिजर्वेशन है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कास्ट आर कवर्ड। सब लोग को रिजर्वेशन है। जो अंडर प्रिविलेज, जो जिनको रिजर्वेशन का जो सुविधा है वो जो नहीं गया है, उनको टारगेट करके यहाँ पे भी बीजेपी काम कर रही है। बहुत सारे कास्टिस्ट लीडर ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे कास्टिस्ट लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक कास्ट में। अभी बंगाल में मतुआ कम्युनिटी को लेकर इन्होंने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, दलित कम्युनिटी है, इस तरीके से इन्होंने तमिलनाडु में कोशिश कर रहे हैं। जैसे तिरुमावलवन है, इज अ स्टॉन्च अम्बेडकर, स्टॉन्च अपोजर ऑफ बीजेपी। उनसे एक डील वगैरह भी उन्होंने डायरेक्टली ये कहा, उन्होंने कहा कि आप ये द्रविडियन मूवमेंट के साथ जो अलायंस है उससे बाहर आ जाओ, करोड़ों रुपए आपको दी जाएगी, आपको मिनिस्टर पोस्ट मिल जाएगा, आप बाहर आ जाओ। ये एलिगेशन लगते हैं, बाहर आ जाओ। नहीं, उनसे बात की गई, उन्होंने कहा मुझे, उन्होंने डायरेक्टली मुझे कहा कि बीजेपी के तरफ से कोई आ रहा है, कि नेम सम फ्यू पर्सन बीजेपी के कुछ नेता जो मिनिस्टर हैं, उनके नाम वगैरह बताया। वो बोले कि तुम ये अलायंस से बाहर आ जाओ, भले ही बीजेपी को गाली दो मगर बाहर आके गाली दो, ताकि वोटिंग स्प्लिट करे, सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए। मगर तिरुमावलन जो वीसी के पार्टी के लीडर है वो वहां से बाहर नहीं आए, तो बाहर से ऐसी कम्युनिटी में गद्दार लोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फंड दी जा रही है एससी ओबीसी कम्युनिटी से। द्रविडियन मूवमेंट को एक स्टैम्प करने की कोशिश की जा रही है कि इट इज अगेंस्ट ओबीसी, इट इज अगेंस्ट एससी। अच्छा, वो कोशिश की जा रही है मगर वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आखिरी सवाल, 2024 जनरल इलेक्शन में किसकी कितनी सीटें आएंगी? तमिलनाडु में 39 आउट ऑफ 39 डीएमके अलायंस। सिंपल सी बात है, इसके और उसमें सवाल जवाब ही नहीं है। 39 आउट ऑफ 39। क्यों? कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे? अपोजिशन नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली बीजेपी ने क्या किया, यहाँ पे अपोजिशन था एडीएमके के नाम पर, एडीएमके को पूरा खा लिया उन्होंने, उनका क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया। और एज इट इज, एज वी नो, एवरीबडी नोस,
known truth is BJP did not have any credibility in the past, present and even future. वो पार्टी कभी इनके साथ मिंगल होने वाली नहीं है। एक और आखिरी सवाल मकरंदन, क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ की आइडियोलॉजी, पेरियारिस्ट मूवमेंट, अम्बेडकराइट मूवमेंट, फुले शाहू जी के काम को नलीफाई करने की कोशिश कर रही, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही? हाँ, ये जो बात हो रही है बीजेपी का, यहाँ पे तमिलनाडु के लोग जो है, जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के जो लोग हैं, उनका यही डर है। ये जो हो रहा है, ये जो दिस इज अ काउंटर रेवोल्यूशन। ये जो भी सुविधाएं, जो अपने बच्चे जनरेशन से 2 जनरेशन से पढ़ रहे हैं, 1 जनरेशन से पढ़ रहे हैं, ये सब खत्म करने का एक बड़ा पिक्चर हमें दिख रहा है एक्चुअली। क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, मुझे एक डर लगने लगा है कि मेरे और मेरे बीवी के बीच में एक डायलॉग हो, एक दिन बातचीत हो रही थी। मेरे बीवी ने अचानक फ़ोन किया, उसने कहा मेरे बच्ची का नाम है शिल्पा अम्बेडकर। उसने कहा अम्बेडकर का नाम निकाल दें क्या अभी? लेकिन क्यों? क्योंकि 2024 के बाद अगर बीजेपी सत्ता पे आ गई तो अपने बच्ची का हाल क्या होगा? ये डर है। ये मेरा अकेला का डर नहीं है, पूरे तमिलनाडु का डर है। अभी 2 जनरेशन से पढ़ रहे हैं, वो अगर छीनने की बात करें, जैसे मैं एक दिन मेरे अपने दादाजी से बात कर रहा था, उनको बोला आपके पैर में चप्पल कब आया? ये बात उनको कंफ्यूज कर दी। मगर मेरे पापा से ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे भी वो ज़रूरत ही नहीं थी। हमें ये डर है कि जो चप्पल अपने पैर पे आया है अभी, वो अगर छीनने की काम बीजेपी करे, फुले, अंबेडकर, पेरियार, जिन्होंने भी इतने सालों से जो काम किया है, उनका गद्दारी करने का काम हम नहीं कर सकते। तो वी आर ट्राइंग टू डिफेंड आवरसेल्व्स। उनके लिए नहीं काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसी वास्ते वो डर है कि वो काउंटर रेवोल्यूशन इज हैपनिंग। जैसे विश्वकर्मा योजना है, यहाँ पर राजा जी ने बहुत साल पहले वो कोशिश की है। तमिलनाडु पूरी ताकत के साथ, पेरियार ने कहा एक पेट्रोल कैन रख लो, मैच बॉक्स रख लो, कुछ मत करो, रख लो। अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तब मैं कहूँगा, सिर्फ इतना ही। वो राजा जी राजीनामा करके चले गए। तो ये एक लंबी बातचीत थी और आपके मन में दक्षिण भारत को लेकर और तमिलनाडु को लेकर जो भी सवाल होंगे, उनका जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है। और जो हमारा बुनियादी सवाल था कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतने भारी बहुमत के साथ आती है, बिहार में किसी तरीके से सरकार बना लेती है, राजस्थान में सरकार बना लेती है, मध्य प्रदेश में सरकार बना लेती है, हरियाणा में सत्ता में काबिज है, वही भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में 1 सीट के लिए कैसे तरस जाती है? आपको जवाब मिला होगा कि नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। जैसा बताया मकरंदन ने कि मीम मटेरियल कहते हैं यहाँ के लोग। कैसे सोचते हैं यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आरएसएस की सोच के बारे में, विश्व हिंदू परिषद के बारे में। तो तमिलनाडु के बारे में और दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर हमारी चर्चाएं अब अक्सर हुआ करेंगी। तो आप इंतजार करिए, क्योंकि ये देश सबका है और सबका बना रहना चाहिए। इस देश में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और जब मैं भागीदारी और हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ, तो मैं सपनों की भागीदारी की बात कर रहा हूँ, मैं अरमानों की भागीदारी की बात कर रहा हूँ, और मैं सत्ता में इस देश को चलाने में हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंदन, आर्टिकल 19 इंडिया पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत मतलब ज़मीनी बातें आपने कही। बहुत शायद इतना कुछ जानने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ता, लेकिन मकरंदन ने एक वाकई गहरी सोच के साथ और लंबी पढ़ाई लिखाई और तजुर्बे के साथ ये बात कही है। तो मुझे उम्मीद है कि 2024 के चुनाव को लेकर तमिलनाडु की राजनीति के बारे में आपकी एक समझ विकसित हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंदन इस बातचीत के लिए। थैंक यू।